कभी वक्त तंग आ जाए घबराना मत। हम अदलिया की दिल से इज्जत करते हैं। कौमें मुश्किल हालात की पटरी से ही कुंदन बंद कर निकलती है। जराइम के मारे 2 करोड़ कराची वालों की निगाहें एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर मरकूज हैं, जहां पर 1 साल के वक्फे के बाद कराची के हालात पर एक बार फिर भरपूर समाअत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला असगर खान केस में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास ऑप्शंस महदूद हैं, मगर वो ऑप्शंस हैं क्या क्या और इन ऑप्शंस में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासी बका कहां कहां निकलती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले पर नाराज नजर आते हैं, बारहा कह रहे हैं कि इससे सियासी अनारकी फैलेगी। गजब करप्शन की नई कहानी सामने आ रही है। पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने अगले 5 साल के लिए $5 अरब पर मबनी तेल खरीदने का माहिदा किया है। ख्याल ये है कि इसमें शफाफियत नहीं है। PSO के हुक्काम कहते हैं कि कंपनी के मफाद में किया गया है। इसके अलावा एक वैक्सीन घपला भी सामने आया है। यरकान से मुताल्लिक इस वैक्सीन के हवाले से 70 अरब रुपए खाक हो गए हैं। कई पाकिस्तानी और कई पाकिस्तानी इक़दामात हालिया दिनों में तेजी से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गए हैं। उनका जिक्र भी होगा आज के प्रोग्राम में। दिन भर की अहम तरीन खबरों, तबसरों और तज्जियों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। कराची के 2 करोड़ जराइम के मारे शहरियों की निगाहें एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर मरकूज हैं, जहां पर 1 साल के वक्फे के बाद एक बार फिर कराची के हालात के हवाले से समाअत हो रही है और सुप्रीम कोर्ट जायजा ले रही है कि उसके अहकामात पर कितना अमल हुआ जो 1 साल कबल पाकिस्तान की इस माशी शहरिक के हवाले से दिए गए थे। कराची की सूरत हाल के बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इंतहाई अहम समाअत एक बार फिर शुरू हो गई है। 5 रुकनी लार्जर बेंच जिसकी सदारत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जनाब जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली कर रहे हैं। आज इस सिलसिले में बहुत अहम समाअत की। कराची के हालात और वाक़यात जो कि किसी सूरत में संभल नहीं रहे बल्कि तेजी से बिगड़ रहे हैं, इस हवाले से आज इस बेंच के सामने सिंध के एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला जनाब वसीम अहमद, सिंध के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस फैयाज लगारी, कराची पुलिस के सरबरा इकबाल अहमद और रेंजर्स के लॉ ऑफिसर मेजर अशफाक ने अपनी रिपोर्ट्स पेश की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सबसे पहले इस बात पर बरहमी का इजहार किया कि आज डायरेक्टर जनरल रेंजर्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की समाअत के दौरान पेश नहीं हुए और ना ही चीफ सेक्रेटरी सिंध जो कि इस समाअत के दौरान जिन्हें मौजूद होना चाहिए था, आज वो इस समाअत के दौरान पेश नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज कराची के हालात का मजमूई तौर पर जायजा लिया और इस हवाले से चंद अहम ऑब्जर्वेशंस नोट करी गई जो इस समाअत के दौरान देखने में आई। मिसाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पूछा कि आखिर क्यों चंद लोगों की और चंद इमारतों की सिक्योरिटी के लिए सड़कों को बंद किया जाता है, आवाम को क्यों मजबूर किया जाता है कि वो बेरहम लोगों के हाथों लुटते रहें या उनकी जानें जाती रहें, जबकि अहम लोगों की सिक्योरिटी के लिए आधी आधी सड़कें बंद कर दी जाती हैं और सैकड़ों पुलिस वालों को मामूर किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज इस हवाले से जो अहकामात दिए हैं उनका ताल्लुक बिलावल हाउस से भी है। जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी ने कहा कि बिलावल हाउस के दरमियान दीवार तामीर कर दी गई है, कितनी सिक्योरिटी चाहिए, पूरा रोड घेर लिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिलावल हाउस से मुल्हिका सड़क बंद करना क्या नो गो एरिया नहीं है। जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी ने कहा कि अगर सदर ममलिकत की रिहाइश गाह से मुत्तसिल सड़क को सिक्योरिटी की वजह से बंद किया गया तो फिर सदर ममलिकत को चाहिए कि ये सड़क खरीद लें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि रेंजर्स हेडक्वार्टर के सामने आधी सड़क और फुटपाथ क्या आवाम के लिए बंद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 13 माह हो गए हैं, हुआ कुछ नहीं है, सब पाइपलाइन में है। सुप्रीम कोर्ट का इशारा था 1 साल कबल दिए गए अपने अहकामात का। जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम ने कहा कि अगर सजा की बात की जाती है तो 80% SHOs को घर भेज देना चाहिए। जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम ने कहा कि शहर में भत्ता ना देने पर कुर्बानी के जानवर और लोगों को भी मारा जा रहा है। जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम ने बाकायदा जिक्र किया कि खारा दर में कुर्बानी का जानवर और नौजवान मारा गया, मुतल्लिका SHO के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि IG सिंध शहर में बगैर किसी प्रोटोकॉल के सफर करे, अगर IG ही पुलिस सिक्योरिटी में सफर करेंगे तो आम आदमी को क्या तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। ये वही जज्बात हैं जो कराची के एक आम शहरी के जज्बात हैं और ये वही सवालात हैं जो कराची का हर शहरी पूछना चाहता है, जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने आला हुक्काम से पूछे। इस दौरान एडवोकेट जनरल सिंध फतेह मलिक ने इस बात का इकरार किया कि सैलाब की तरह पूरे मुल्क के 20 लाख के करीब जराइम पेशा कराची में पहुंच गए हैं। बहुत अहम इंकशाफ था। सिंध के एडवोकेट जनरल ने कहा कि 20 लाख कराची में ऐसे लोग पूरे मुल्क से पहुंच गए हैं जो जराइम पेशा हैं। एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि 1 जनवरी से 20 अक्टूबर तक 1 जनवरी 20 से 20 अक्टूबर तक कराची में 1800 अफराद को कत्ल किया गया है। आज के अहकामात में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया बिलावल हाउस समेत शहर भर में बंद किए गए तमाम रास्तों को खोल दिया जाए। चीफ सेक्रेटरी और DG रेंजर्स कल अदालत में पेश हों। इलेक्शन कमीशन और सीनियर ऑफिसर रेवेन्यू और नादरा के नुमाइंदे भी पेश हों। लवाहिकीन के मुआवजे का फार्मूला और अब तक की गई अदायगी की रिपोर्ट जमा कराई जाए। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में चलने वाले मुकदमात की तफसीलात जमा की जाएं। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से अपनी समाअत जारी रखेगी। आज की समाअत के हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे और इसके लिए हमारे साथ है हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट तारिक मुईन सिद्दीकी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इमारत के बाहर से हमें ज्वाइन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक मुईन साहब। बताइएगा कि आज के अहम तरीन सुप्रीम कोर्ट का फोकस क्या था, सुप्रीम कोर्ट क्या जानना चाह रही थी और उनका मरकज क्या था आज की समाअत के दौरान। जी कामरान साहब, आज जो सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच ने यहाँ पर जो सबसे अहम नुक्ता उठाया वो उन्होंने कहा कि 13 माह बाद भी जो पुलिस, रेंजर्स और हुकूमत सिंध की जानिब से रिपोर्ट्स पेश की गई हैं उस पर इत्मीनान का इजहार नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने अदम इत्मीनान का इजहार किया है। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब पुलिस और रेंजर्स और हुकूमत सिंध कि हम इक़दामात देखते हैं तो हमें कोई भी ठोस इक़दाम नज़र नहीं आता अमन व अमान कायम करने के लिए, और सब चीज़ें ऐसे लगता है कि जो हमें यकीन दहानियाँ कराई जा रही हैं वो सिर्फ इस बुनियाद पे कराई जा रही हैं कि तमाम मामलात पाइपलाइन के अंदर हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस थी जो उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया उन्होंने कराची में अमन व अमान के हवाले से। इसके साथ ही आज जो बड़ा इंकशाफ था जो एडवोकेट जनरल सिंध की जानिब से किया गया कि 20 लाख के करीब जराइम पेशा अफराद कराची में यहाँ पर मौजूद हैं, जिस पर अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी कि इन जराइम पेशा अफराद को रोकना भी हुकूमत और रियासत का काम है और ये काम हुकूमत को ही अंजाम देना होगा। ये सही है तारिक के जाहिर है कि एडवोकेट जनरल ने नहीं बताया होगा कि उन्होंने इन 20 लाख अफराद की मरदमशुमारी कहाँ से की है, कहाँ से उन्होंने फहरिस्त हासिल की है कि कराची की 2 करोड़ आबादी के अंदर यानी कि 10% लोग जो हैं वो जराइम पेशा हैं, वो पूरे पाकिस्तान से आ गए हैं। इतने अहम ऑफिशियल की जानिब से इस किस्म की बात मेरी समझ से बाहर है। ये बताइएगा कल क्या फोकस होगा, कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के हवाले से कल क्या किस चीज़ पर निगाह रहेगी। जी कल इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने अहकामात जो दिए, जो फैसला दिया था उस पर अमल दरामद के हिसाब से मजीद पॉइंट्स उठाए जाएंगे, जिसमें चीफ सेक्रेटरी सिंध को हिदायत की गई थी कि तमाम सियासी जमातों के साथ मुशावरत के बाद कराची में अमन व अमान के क़याम के लिए उनके मुसल्लह विंग्स को ख़त्म करने के हवाले से बात की जाए। उसके साथ ही पुलिस को जो इख्तियारात जो चीज़ें चाहिए थी हुकूमत सिंध की जानिब से उस पर क्या कानून साजी की गई है, इसी हवाले से कल सुप्रीम कोर्ट अपने जो पॉइंट्स हैं वो रेज़ करेगी। उसके साथ ही DG रेंजर्स को भी यहाँ तलब किया गया है क्योंकि आज वो यहाँ पर मौजूद
मौजूद नहीं थे, उनसे भी अमन अमान के हवाले से जो यकीन दहानियाँ कराई गई थी, जो हल्फनामे लिए गए थे, उस बारे में उनसे भी जवाब तलब किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक मोइन सिद्दीकी, हमारे साथ थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कराची ऑफिस के बाहर से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 6 अक्टूबर 2011 को एक तारीख साज फैसला दिया था, तारीख साज अहकामात दर्ज कराए थे कराची की सूरत हाल के हवाले से। इन पर अमल दरामद तो खाक होना था, लेकिन ये जरूर आज बताया गया है कि इनमें से अक्सर पाइपलाइन में हैं। आइए एक बार फिर उन अहकामात का जायजा लेते हैं जिन पर अमल नहीं हुआ। अमल होता तो कराची की वाले आज कुछ सुख का साक ले रहे होते। 6 अक्टूबर 2011 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था शहरियों के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ सूबाई हुकूमत ने नहीं किया और इस नाकामी ने शहरियों के जान और माल को गैर महफूज बनाया। हुकूमत सिंध आइन के तहत अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रही। वफाकी हुकूमत ने भी हुकूमत सिंध को अंदरूनी परेशानी से नहीं बचाया। सूबाई और वफाकी हुकूमत को आइन की रोशनी में सूरत हाल का हल निकालना होगा। कौम और मुल्क के मफाद में शहरियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तरह इक़दाम किए जाएं। पुलिस को सियासी असर से पाक और मजबूत करना होगा। सियासी जमातें मुल्क के मफाद में जराइम पेशा अफराद से वाबस्तगी खत्म करें और सियासी जमातों के अस्करी जत्थों के नाम पर ऐसे अनासर को अपना नाम इस्तेमाल न करने दें। सियासी और लिसानी इख्तलाफात को खत्म करने के लिए इंतजामी यूनिट्स मसलन पुलिस, थानों, रेवेन्यू स्टेटस वगैरह की हुदूद में तरमीम जरूरी है ताकि मुख्तलिफ कम्यूनिटीज के लोग पुरअमन रह सके। मुतल्लिका कवानीन के मुताबिक मुख्तलिफ हलकों की नई हदबंदियां भी की जाएं। कराची को कानून के मुताबिक तमाम असलहे से पाक करने की जरूरत है और अगर जरूरत हो तो इस मामले में नई कानून साजी भी की जाए। कब्जा माफिया को सजा देने और उसे खत्म करने के लिए नए मरबूत कानून की जरूरत है और ये वो अहम चीज है जिसका वादा बारहा किया गया और हमने आपको दिखाया, मगर इस पर भी अमल नहीं हुआ। कराची में कहीं भी नो गो या एक ही मौजूदगी नहीं होनी चाहिए, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा जोर दिया। सूबाई हुकूमत जरूरी इक़दाम उठाएं ताकि किसी भी गैर कानूनी शटरडाउन हड़ताल की सूरत में ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। कराची वाले गवाही देंगे कि इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इन अहकामात पर खाक भी अमल नहीं हुआ। आगे देखिए होता है क्या। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की एक लार्जर बेंच कराची की सूरत हाल पर अपनी समाअत जारी रखे हुई है और कल कराची में डायरेक्टर जनरल रेंजर्स और चीफ सेक्रेटरी कराची की सूरत हाल के बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रिपोर्ट देंगे और वो फिर हम आपके साथ कल शाम एक बार फिर शेयर करेंगे। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र होता है सियासी मामलात का। असगर खान केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला सबसे अहम मामला है। मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किल का सामान है, जनाब नवाज शरीफ के लिए भी मुश्किल का सामान है, लेकिन ऑप्शंस भी हैं और ऑप्शंस हम सियासी मुबस्सिरीन के साथ शेयर करेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के असगर खान केस फैसले ने अगर किसी जमात को सबसे ज्यादा मुतासर किया है सियासी मुबस्सिरीन के नजदीक तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, जिसके कायदीन मुसलसल सलाह मशवरा कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की राय ये नजर आती है कि इस फैसले को मिनवन तस्लीम किया जाए मगर FIA की तहकीकात को तस्लीम ना किया जाए। मगर इससे ज्यादा अहम बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब शायद ये कहना चाहती है कि एक नया कमीशन तश्कील दिया जाए जो इन तमाम मामलात की तहकीकात करे। मगर मामला इसलिए ज्यादा संगीन है मुस्लिम लीग नून के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बाकायदा हुक्म दे चुकी है कि इसकी तहकीकात FIA के जरिए की जाए, तमाम रकम सूद के जरिए सूद समेत वापस ली जाए और उन सियासतदानों के खिलाफ जिन्होंने ये रकम हासिल की थी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, मजबूत कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है कि उस दौर को ही नाअहल करार दे दिया जाए या उस दौर के बारे में ही सवाल उठाए जाएं जो उस हुकूमत के बारे में सवाल उठाए जाएं जो इन बोगस इलेक्शंस के नतीजे में वजूद में आई थी। इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी हमारी इत्तलात के मुताबिक एक नई हिकमत अमली तरतीब दे रही है। पीपल्स पार्टी इस चीज को लेकर आगे चलना चाहती है। कई वफाकी वज़रा ने इसकी तरफ आज इशारा किया है, उनमें से एक थे वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक। रोना इस चीज का नहीं है कि जजमेंट आ गई है, रोना ये है कि उस पैसे से, इलीगल मनी से, इल गॉटन फंड से आपने पैसे लिए और आप प्राइम मिनिस्टर बने और जब आप प्राइम मिनिस्टर बने तो फिर जब चलेगा वक्त, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था हो सकता है कोई कोर्ट का ऑर्डर आ जाता तो कोई नल एंड वाइड हो जाता वजीर आजम का वो जो नोटिफिकेशन भी थी, तो आप लोग तो डिमांड करेंगे और हो सकता मैं पिटीशन लेके जाऊं। ये मसला उठाया जा रहा है। दूसरी जानिब अब उस वक्त के सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामजद करदा सदर रफीक तारड़ के हवाले से भी नए सवालात उठाए गए हैं और इनको लेके आगे बढ़े आज वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात कामरुज़ ज़मा कायरा। बीबी शेख की गवर्नमेंट को खत्म करने के बाद जब कोर्ट में केस लगा तो जिस बेंच ने फैसला किया उस वक्त के चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जनाब रफीक तारड़ साहब, जिन्होंने
اس فیصلے کو جو بی بی شہید کے خلاف غلام اسحاق خان نے کیا تھا درست قرار دیا. یہ وہی تارڑ صاحب ہیں جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بیگ لے کے گئے تھے. وہ یاد ہے نا آپ کو؟ ہاں آپ بہتر جانتے ہیں، پر میں نے کہا میں یاد کراتا چلو ذرا. تو وہ ان کو پھر بعد میں ریوارڈ کے طور پہ، افزانے کے طور پہ، فیس کے طور پہ ان کو پاکستان کی دے دی گئی. اس پوری صورتحال سے نمٹنے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائدین کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں، یہ ہم کسی سیاستدان سے نہیں بلکہ ماہرین سیاست سے پوچھتے ہیں، جس کے لیے ہمیں جوائن کریں گے پاکستان میں سیاسی امور کے ممتاز تجزیہ کار، بہت سینئر صحافی ہیں. ہمارے پروگرام میرے مطابق کے ہو جناب سہیل وڑائچ، اور روزنامہ جنگ کے سینئر کالم نویس اور معلم جناب مجاہد منصوری. بہت بہت شکریہ سہیل وڑائچ صاحب. آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب کے پاس اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیا کیا آپشنز ہیں؟ میاں صاحبان جب سے جدہ سے واپس آئے ہیں انہوں نے سیاسی طور پر یہ حکمت عملی اختیار کی ہے کہ انہوں نے مورل ہائی گراؤنڈ پہ رہنا ہے اور اسی پہ وہ اپنی سیاست جو ہے وہ کرتے رہے ہیں. لیکن یہ جو اصغر خان کیس آیا ہے یہ ان کی مورل ہائی گراؤنڈ کو ایک بہت بڑا دھچکا ہے. لیکن وہ کیا حکمت عملی اختیار کریں گے؟ میرے خیال میں اس وقت تحریک انصاف یا پیپلز پارٹی جو دو ان کی مد مقابل جماعتیں ہیں ان سے وہ بہتر حکمت عملی اختیار کریں گے. ان کی میڈیا مینجمنٹ دونوں جماعتوں سے بہتر ہے، ان کی پولیٹیکل مینجمنٹ بہتر ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ اس کرائسس سے نکل آئیں گے. یہ دھچکا تو انہیں ضرور لگا ہے اور بیانات کی حد تک وہ ضرور متاثر ہوں گے، لیکن کوئی بڑا نقصان میرے خیال میں انہیں نہیں. منصور صاحب، آپ کے نزدیک نون کی قائدین کے پاس، نواز شریف صاحب کے پاس کیا آپشنز ہیں اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے؟ 1 2 3 کئی آپشن ہیں. کیا کرنا ہے، کیا کریں گے آپ کے خیال میں؟ آپشنز ان کے پاس ایک تو جو پچھلے ادوار ہیں ان کے حوالے سے بہت سے ریفرنسز ہیں اور اس کا ریکارڈ بھی موجود ہے، لیکن اس سے بڑھ کر جو اس دور میں پیپلز پارٹی کا ریکارڈ تیار ہوا ہے، جو حکمران جماعت کے جو کارنامے سامنے آئے ہیں، کرپشن اور اختیارات کا بے دردی سے استعمال اور جس طریقے سے گورننس کی جو حالت ہوئی ہے، اس میں بہت سا سامان ہے نون لیگ کے پاس کہ وہ اس میں سے چیزیں نکالے اور پھر اس کو وہ اس ڈگری پر لے جائے اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر سہیل وڑائچ استعمال کرے. صاحب، آپ فرمائیے گا یہ جو فیصلہ آیا ہے، اس کی ٹائمنگ ہے، یہ الیکشن سے چند مہینے قبل آیا ہے، یہ کتنا بڑا دھچکا ہے مسلم لیگ نون کے لیے اور اس کے قائدین کے لیے؟ یہ کیا واقعی ایک سیاسی نقصان اس کو قرار دیا جا سکتا ہے، سگنیفیکنٹ سیاسی نقصان؟ میرا خیال ہے کہ جو مورل ہائی گراؤنڈ والی بات ہے اس میں تو نقصان ہوا ہے اور یہ کافی بڑا نقصان ہوتا ہے. لیکن مسلم لیگ نون نے شروع سے ہی اپنی مینجمنٹ، میڈیا مینجمنٹ، پولیٹیکل مینجمنٹ ایسی رکھی ہوئی ہے جس میں یہ نقصان وہ کم سے کم کریں گے. وہ کورٹ کے پاس جا سکتے ہیں، وہ یہ تاثر دے سکتے ہیں کہ ڈائریکٹلی انہیں پیسے نہیں ملے، وہ یہ تاثر دے سکتے ہیں یہ ان کے خلاف پروپیگنڈا ہے. یہ وہ ساری چیزیں کریں گے اور پھر جو اس کیس کے باقی کردار ہیں ان کو بھی مشکوک بنائیں گے اور پیپلز پارٹی کو بھی وہ کوشش کریں گے کہ ان کو بھی الیج کریں. یہ منصور صاحب، آپ کے نزدیک الیکشن سے چند ماہ قبل یہ ساری چیزیں سامنے آنا یہ دھچکا ہے، سیاسی نقصان ہے مسلم لیگ نون کے لیے؟ یقیناً جو نئی نسل ہے، جو ووٹرز کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، 46% ووٹر جو ہیں وہ یوتھ میں ہیں اس وقت پاکستان کی کل آبادی کے، تو وہ تو اس بیک گراؤنڈ سے نہیں واقف ہیں. لیکن ایک حصہ جو ہے اس میں کوئی خاص نقصان نہیں پہنچا کیونکہ وہ حصہ ہے جو ان کا ووٹر ہمیشہ ووٹ بینک رہا ہے اور وہ تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ہی ذہن سے سوچتا تھا کہ پیپلز پارٹی کو کاؤنٹر کرنا اور بے نظیر صاحبہ کا جو ہے وہ راستہ روکنا جو ہے وہ ملک کے وسیع تر قومی مفاد میں ہے. تو وہ تو مائنڈ سیٹ جو ہے اس میں تو کوئی نقصان نہیں ہوگا. لیکن جو نیا ووٹر ہے وہ یہ دیکھ کر اور یہ ثابت ہوتے ہوئے دیکھ کر وہ مایوس ہوگا کہ اس ملک میں کیا ہوتا رہا ہے. جی ہاں، بالکل صحیح. لیکن سہیل صاحب، اب یہ پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں بھی ایک تاریخ ساز موقع ہے کہ وہ سیاسی وار لگائے اور کاری ضرب لگائے مسلم لیگ نون پر اور نواز شریف صاحب پر. آپ کے خیال میں اس کے لیے پیپلز پارٹی اس موقع کو جانے نہیں دے گی اور اس سے جتنا فائدہ ہو سکتا ہے اٹھانے کی کوشش تو کرے گی؟
میرا خیال ہے یہ نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک اچھا موقع تھا بلکہ تحریک انصاف کے لیے بھی بہت اچھا موقع تھا، لیکن صرف ان میں وہ صلاحیت نہیں ہے جس سے کہ وہ مسلم لیگ نون کو ڈیمیج کر سکیں۔ پیپلز پارٹی میں تو بالکل ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ نہ اپنی میڈیا مینجمنٹ کر سکتے ہیں نہ وہ کسی اور کے خلاف میڈیا مینجمنٹ کر سکتے ہیں۔ تحریک انصاف کے پاس ابھی جوش و جذبہ ہے، لیکن وہ دو پچھلے جو واقعات ہوئے ہیں جس میں وہ مسلم لیگ نون کو کچھ دبا سکتے تھے اس میں بھی وہ ناکام رہے ہیں۔ ابھی انہوں نے شور شرابہ تو ڈالا ہے، لیکن جس کو ایک منظم کمپین کہتے ہیں جس سے کہ مسلم لیگ نون کو وہ واقعی دھچکا سکیں، وہ ابھی تک نہیں بنا۔ آپ کا کیا خیال ہے منصوری صاحب، یہ پیپلز پارٹی اس موقع کو استعمال کرے گی اور کس حد تک استعمال کرے گی کہ پاکستان مسلم لیگ نون پہ ضرب لگائے الیکشن سے چند ماہ قبل؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی اس لیے بھی اس کو ہتھیار بنائے گی کہ پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ اس کی کارکردگی جو ہے اس کا کوئی تجزیہ نہ ہو، اس کو سامنے نہ لایا جائے، اس پر تنقید کم سے کم ہو، اور کوئی ایسا ابلاغ شروع ہو جائے جو بے معنی سا ہو یا اس میں برابری کی حیثیت پیپلز پارٹی اختیار کر لے، تو یہ تو ان کے ہاتھ ایک کارڈ تو آ گیا ہے کہ بھئی یہ ثابت ہو گیا عدالت میں۔ تو ظاہری بات ہے اس کا جواب جو ہے وہ نون لیگ کو بڑی محنت سے دینا پڑے گا۔ ان کے جو ابلاغی مشیر ہیں، ان کی جو ٹیم ہے، اس کا سارا جو ادھر ان کی توجہ اب لگ جائے گی، تو وہ جو اپنی بات کرنا چاہتے ہیں، پروگرام کی بات کرنا چاہتے ہیں، ان کی حکومت پہ جو تنقید کرنا چاہتے ہیں، وہ چیزیں پیچھے رہ جائیں گی۔ تو اس لحاظ سے پیپلز پارٹی اس کو بہت زیادہ دیکھنا، یہ ایک بڑا واضح اشارہ آیا ہے کہ جیسے ہی فیصلہ آیا ہے چند منٹوں کے بعد جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب جو ہے اس پر پریس کانفرنس کرتے ہیں گے، اور وہ جو پس منظر ہے کہ جس میں فرینڈلی اپوزیشن کا اور نون لیگ کی طرف سے ایک محترمہ کا جو احترام ہے، بھٹو صاحب کا بھی اب جتنا ان کا اختلاف تھا اس کو بھول کے وہ احترام سے ان کا نام لیتے ہیں، ان کو کبھی وہ چھیڑتے نہیں ہیں۔ تو اب بھلے سے پیپلز پارٹی کو، مطلب پیپلز پارٹی اس قیمت پر کہ اگر نون لیگ جو ہے ہماری تاریخ کو کھنگالتی ہے تو کھنگالتی رہے، کیونکہ اس نے اس تنقید سے بچنا ہے جس میں ان کا پرفارمنس آڈٹ ہوگا۔ بہت بہت شکریہ جناب سہیل وڑائی، جناب مجاہد منصوری۔ کمرشل بریک، آگے چل کے پروگرام میں ذکر ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہ فیصلہ جس کے بارے میں بھی آپ نے گفتگو سنی، اس سے سیاسی انتشار پھیلے گا۔ شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان اور پاکستان کے انتہائی قابل احترام جیورسٹ جناب فخرالدین جی ابراہیم نے۔ اس کا ذکر رہے گا وقفے کے بعد۔